नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो कि कंटिन्यूशन में हैं प्रीवियस वीडियो के बाद। धीरे धीरे अकाउंटेंसी के अपर लेवल्स पे हम इन एमसीक्यूज़ में बढ़ रहे हैं और जब ये अकाउंटेंसी के सारे एमसीक्यूज़ हो जाएंगे तो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सही होंगे। इस सीरीज़ में अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस के बाद बाकी टॉपिक्स मैनेजमेंट के या मार्केटिंग के, एचआर के, जितने भी कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक्स शामिल होंगे। आज का पहला क्वेश्चन है 261, बाइंग गुड्स फॉर कैश वुड। गुड्स को जब नकद खरीदा जाए, सामान नकद खरीदा जाए तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन ऑप्शंस में से आपको चयन करना है उसका। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, हैव नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो। करंट रेशियो पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब हम देखते हैं कि जब गुड्स बाई करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जब गुड्स नकद में हम खरीदेंगे तो हमारे पास कैश कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और गुड्स यानी कि स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जितने रुपए से स्टॉक इंक्रीज होगा उतने रुपए से ही कैश माइनस भी होगा। इसलिए एक करंट एसेट कम हो जाएगी और दूसरी करंट एसेट बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों ही ये करंट एसेट हैं, कैश भी और स्टॉक भी। तो इसका मतलब कैश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, करंट एसेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और करंट लायबिलिटीज़ पे भी इस ट्रांजैक्शन से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब इस रेशियो में भी कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 262। इसमें पूछा है द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और द टाइम्स इंटरेस्ट अर्नड इज यूज टू टेस्ट द। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को ही टाइम इंटरेस्ट अर्नड भी कहा जाता है, टाइम इंटरेस्ट अर्नड रेशियो भी इसी को बोला जाता है। पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, फर्म्स डेट सर्विसिंग कैपेसिटी। फर्म की डेट सर्विसिंग कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। क्या होती है डेट सर्विसिंग कैपेसिटी? आप डेट लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उस कर्ज की सर्विसिंग क्या होती है कि आप उसका समय पे ब्याज पे करते रहें। डेट सर्विंग कैपेसिटी, अगर कोई फर्म अपने समय पे इंटरेस्ट की पेमेंट करती रहती है अपने लोन का। पूछा गया है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है और कैसे इसको चेक करता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेट। इंटरेस्ट ऑन डेट, डेट का मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट से होता है। अगर हमारा प्रॉफिट जो हम इंटरेस्ट या टैक्स देने से पहले कमा रहे हैं वो प्रॉफिट हमारे इंटरेस्ट ऑन डेट को आसानी से पे करने में सक्षम है, मतलब मान लो हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सपोज करिए 10 लाख है, 10 लाख, और इंटरेस्ट ऑन डेट हमारा जा रहा है 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन डेट, क्योंकि डेट परमानेंट नेचर का, लॉन्ग टर्म नेचर का, तो ये इंटरेस्ट भी कंटिन्यूस नेचर का रहेगा, देना ही पड़ेगा। और हमारा जो प्रॉफिट है वो दिखा रहा है करंट का 10 लाख है और हमारे ब्याज है 2 लाख, तो इसका मतलब आसानी से हम 2 लाख को पे कर सकते हैं। तो डेट सर्विसिंग कैपेसिटी हमारी अच्छी है। इस तरीके से रेशियो इसको टेस्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 263। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशियो फॉर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इनमें से कौन सा रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज नहीं करता है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो एक लिक्विडिटी रेशियो है। लिक्विडिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी यानी कि जो शॉर्ट टर्म के लायबिलिटीज़ हैं उनको हम अपने शॉर्ट टर्म के एसेट से पे करने में सक्षम हैं कि नहीं है, ये हमारी एसिड टेस्ट रेशियो है। तो ये लिक्विडिटी को चेक करने का रेशियो है। यहाँ पे पूछा गया था प्रॉफिटेबिलिटी का, नहीं है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं है। बाकी ऑपरेटिंग रेशियो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को ही चेक करता है। हालांकि जो ऑपरेटिंग रेशियो है ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का रिलेशन बताता है नेट सेल के साथ।
तो नेट सेल में ऑपरेटिंग कॉस्ट जितना कम रहेगा उतनी प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इनडायरेक्ट तरीके से ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। नेट प्रॉफिट रेशियो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट का नेट सेल के साथ रिलेशन बताता है कि नेट प्रॉफिट हम नेट सेल पे कितना % अर्न कर रहे हैं, तो ये तो प्रॉफिटेबिलिटी है लेकिन सी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 264। अगला क्वेश्चन कहता है करंट रेशियो इज। करंट रेशियो इनमें से किस टाइप का रेशियो है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए बैलेंस शीट रेशियो। करंट रेशियो एक बैलेंस शीट रेशियो है। रेशियोज को क्लासिफाई करने के कई बेस होते हैं, इन्हीं में से एक बेस होता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पे रेशियोज को बांटते हैं तो रेशियो 3 तरह के हो सकते हैं। बैलेंस शीट रेशियो हो सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट रेशियो हो सकते हैं और कंबाइंड या कंपोजिट रेशियो हो सकते हैं। बैलेंस शीट रेशियो वो होते हैं जिस रेशियो में दोनों आइटम, रेशियो में हम कंपैरिजन करते हैं कम से कम 2 आइटम्स का, जिस रेशियो में दोनों आइटम रेशियो के केवल बैलेंस शीट से मिलते हों वो बैलेंस शीट रेशियो है। अब बैलेंस शीट रेशियो यहाँ पे ये है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट भी हमें बैलेंस शीट में दिखती हैं और करंट लायबिलिटी भी हमें बैलेंस शीट में दिखती हैं, इसलिए यह एक बैलेंस शीट रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 265। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाई। दीर्घकालीन शोधन क्षमता इनमें से किस रेशियो के द्वारा बताई जाती है? तो गिवन ऑप्शन में ये सारे ही रेशियो सही हैं। एसेट लायबिलिटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये सभी के सभी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को दर्शाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। एसेट लायबिलिटी रेशियो हमें रेशियो दिखाएगा हमारी एसेट्स का लायबिलिटीज़ के साथ, कि हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं वो हम उनके द्वारा, हमारी लायबिलिटीज़ के द्वारा एसेट का कितना पोर्शन फाइनेंस्ड है, क्योंकि जो बाकी पोर्शन होगा वो कैपिटल के द्वारा फाइनेंस्ड होगा। तो इससे भी हमें सोल्वेंसी का ही पता चलता है। सोल्वेंसी कहते हैं कि हमारे जो एसेट हैं वो हमारी लायबिलिटीज़ को पे करने में सक्षम है या नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो भी हमें सोल्वेंसी रेशियो ही बताता है। ये हमें बताता है डेट और इक्विटी, यानी कि डेट और इक्विटी जो ओनर्स फंड्स होते हैं उनके बीच में रेशियो बताता है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट को कवर करता है आसानी से या नहीं। तो ये सभी के सभी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी से रिलेटेड रेशियोज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल करंट रेशियो इज। आइडियल करंट रेशियो इनमें से कौन सा है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी 2:1। अब आदर्श चालू अनुपात करंट रेशियो कौन सा होता है? देखिए, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। आदर्श माना जाता है जब ये 2:1 का रेशियो दिखाता हो, यानी कि सपोज करिए करंट एसेट अगर 2 लाख है हमारी और करंट लायबिलिटी 1 लाख है, तो आदर्श कहेंगे। इसको क्यों कहते हैं आदर्श? इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हमारे पास करंट एसेट 2 लाख है और करंट लायबिलिटी 1 लाख है, तो अगर हमें करंट लायबिलिटी पे भी करनी पड़ जाए तब भी हमारे पास कम से कम 1 लाख रुपये एसेट बच जाएंगी, जो कि हमारी वर्किंग कैपिटल के लिए पर्याप्त रहेंगी। तो कम से कम लायबिलिटीज़ को पे करने के बाद भी हमारे पास एक वर्किंग कैपिटल बची रहती है, इसीलिए इसको कहा जाता है आइडियल करंट रेशियो 2:1। ये एक थंब रूल है, 2:1 माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो देखने में तो लगेगा कि अच्छा हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ये रेशियो बढ़ जाता है तो भी अच्छा नहीं रहता है। अगर 3:1 हो जाए, 4:1 हो जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि आइडल करंट एसेट हमारे पास पड़ी रहेंगी, इकट्ठी हो जाएंगी बेवजह। और अगर कम हो जाएगा तो रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर करंट एसेट कम होनी शुरू हो गई तो लायबिलिटी को चुकाने में हमको शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम का भी लिक्विडिटी की झेलनी पड़ सकती है। इसलिए आइडियल 2:1 माना जाता है। हालांकि ये फर्म टू फर्म थोड़ा बहुत वेरी करेगा इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट है आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो। अब आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो कौन सा माना जाता है? इस एसिड टेस्ट रेशियो को क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो भी बोल दिया जाता है, और इसका जो आइडियल रेशियो रहता है वो ऑप्शन बी रहता है 1:1। एसिड टेस्ट रेशियो में लिक्विड एसेट की तुलना की जाती है करंट लायबिलिटीज के साथ। लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट वो होती हैं जिनको वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, पेमेंट में यूज कर सकते हो। करंट एसेट्स में से स्टॉक, इन्वेंट्री को, अगर करंट एसेट्स में से हम स्टॉक को, इन्वेंट्री को, स्टॉक या इन्वेंट्री एक ही बात है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ दें, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, ये दोनों करंट एसेट होते हैं, इनको छोड़ दें तो हमारे पास जो एसेट बचती हैं उन्हीं को लिक्विड एसेट कहते हैं।
नेक्स्ट है 268, इसमें पूछा है, फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 बराबर होगा किसके। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, यह पीवी रेशियो का फॉर्मूला है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का ये फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एज इट इज है। नेक्स्ट है लिक्विड रेशियो इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। लिक्विड रेशियो का इसमें से फॉर्मूला बताना है, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। गिवन ऑप्शन में इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये इसका सही फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिविटी रेशियो। इनमें से कौन सा एक्टिविटी रेशियो है। एक्टिविटी रेशियो वो होते हैं जो किसी संस्था की एक्टिविटीज में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है इस चीज को बताते हो। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो हमें बताता है डेटर्स का टर्नओवर के साथ रिलेशन। इसका फॉर्मूला होता है डेटर्स टर्नओवर का कि नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। इससे ये पता चलता है, जैसे मान लो साल में हमने उधार सेल करी 12 लाख की, नेट क्रेडिट सेल हमने उधार सेल करी 12 लाख की, और हमारे डेटर एज एन एवरेज साल में रहे 2 लाख, तो ये कहेगा 6 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि हमारे जितने उधार हैं डेटर, उसका तकरीबन 6 गुना हम उधार सेल कर देते हैं। यह रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा समझा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर दूसरी संस्था जिसकी 24 लाख सेल है, नेट क्रेडिट सेल, और उसके भी 2 लाख के एवरेज डेटर रहते हैं, तो उसका आएगा 12 टाइम्स, 12 गुना। इसका मतलब ये हो जाता है कि देखो ये भी एवरेज डेटर 2000 ही मेंटेन कर रही है, इसके भी लोगों पे उधार 2 लाख है, इसका भी लोगों पे उधार 2 लाख है, लेकिन ये 24 लाख की सेल कर देती है। इसका मतलब है कि ये पैसा जल्दी अपना ले लेती है, जिनको उधार बेचती है उनसे जल्दी मंगा लेती है पैसा। तो जिसका जो पीरियड है वो छोटा है, उधारी कम समय के लिए देते हैं। इनका जो एवरेज पेमेंट का पीरियड आएगा वो जब हम महीने से इसको डिवाइड करेंगे तो पता चल जाता है। ये 12 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब ये 12 मंथ्स को हम डिवाइड करेंगे तो ये लगभग हर महीने 1 महीने की उधार देते हैं लोगों को। जबकि इनका जो पीरियड आएगा कलेक्शन पीरियड, वो आएगा 12 महीने होते हैं साल में, 12/6 यानी कि 2 महीने, यानी कि ये तकरीबन 2 महीने में उधार को वसूल पाते हैं। तो ये जल्दी वसूल लेते हैं, ये संस्था अच्छी मानी जाएगी। तो ये परफॉर्मेंस या एक्टिविटी को बताते हैं ये रेशियोज। और जितने भी टर्नओवर रेशियो होते हैं वो सब एक्टिविटी को बताते हैं। टर्नओवर रेशियो, जैसे ये डेटर टर्नओवर रेशियो है, तो हमने जो टर्नओवर है, जो सेल है, उसका वही पार्ट लिया है जो डेटर्स को क्रिएट करता है। डेटर्स को क्रिएट करती है उधार सेल, इसलिए नेट क्रेडिट सेल लेते हैं। अगर यही स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तब नेट क्रेडिट सेल नहीं लेते, तब स्टॉक का टर्नओवर हम सेल के साथ देखते हैं, तो वहां पे भी लेंगे टर्नओवर ही, टर्नओवर मतलब सेल, लेकिन कौन सा लेंगे, वहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि केवल कॉस्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक होता है वो कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है, तो इसलिए वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे। तो इस कारण से रिलेटेड सेल को ही लिया जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी इसमें रहा, डेटा टर्नओवर रेशियो। ये एक एक्टिविटी रेशियो है। बाकी नेट प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 271, अ डिक्रीजिंग करंट रेशियो इंडिकेट। एक घटता हुआ करंट रेशियो किस बात को इंडिकेट करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, स्ट्रेंड लिक्विडिटी। ये दिखाएगा कि हमारी जो लिक्विडिटी है वो स्ट्रेंड है, वो तनाव में है। हिंदी में ये ABCD इसके लगने छूट गए हैं, लेकिन ये इसका सही जवाब रहेगा, तनावपूर्ण तरलता। एक ऐसी तरलता जहाँ पे स्ट्रेंड है, यानी कि मुश्किल है, कम लिक्विडिटी है, लो लिक्विडिटी है हमारे पास। ये करंट रेशियो जब डिक्रीज होगा तब ये दिखाएगा। इसका मतलब ये होता है करंट रेशियो का डिक्रीज होना, कि जैसे मान लो हमारा करंट रेशियो पहले था 3:1, अभी हो गया 2:1। इसका मतलब हमारी लिक्विडिटी पहले से घट गई है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो रिलेट्स द शेयर होल्डर्स फंड टू। अब प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड का रिलेशन बताता है किसके साथ? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, टोटल असेट्स। देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो हमें प्रोप्राइटर्स फंड, ओनर्स फंड और टोटल असेट्स के बीच में रिलेशन बताता है। यह रेशियो हमें यह बताता है कि टोटल असेट, जैसे मान लो किसी फर्म की 20 लाख है, तो एक डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है जो अकाउंटिंग इक्वेशन के माध्यम से बताता है हमें कि हमारी एसेट हमेशा होती है बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। कैपिटल ओनर्स फंड होता है और लायबिलिटी जो होता है वो आउटसाइड फंड होता है।
तो हमारी एसेट आर ऑलवेज फाइनेंस्ड ईदर बाई आवर ओन कैपिटल और बाई लोन कैपिटल। तो हमारी एसेट्स का कितना पोर्शन, अगर हमारी एसेट 20 लाख है तो नेचुरली कुछ पोर्शन हमारे अपने फंड से फाइनेंस्ड है, कुछ पोर्शन बाहर के पैसे से फाइनेंस्ड है। तो प्रोप्राइटर्स रेशियो, प्रोप्राइटर्स मान लो फंड है 12 लाख, तो इसका मतलब ये कि इस 20 लाख में जो 12 लाख है वो प्रोप्राइटर्स का फंडेड है एसेट, और बाकी जो एसेट है इसका मतलब वो लोन लेकर के हमने लगाई हुई है 8 लाख की। तो ये इसलिए प्रोप्राइटरी रेशियो हमें हमारा रिलेशन हमेशा टोटल एसेट और प्रोप्राइटर्स फंड के साथ दिखाता है। ये भी एक सोल्वेंसी रेशियो ही होता है। नेक्स्ट है 273, एज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो कैन बी क्लासिफाइड इनटू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो को क्लासिफाई किया जा सकता है किस में? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो को क्लासिफाई किया जा सकता है 3 तरह की एक्टिविटीज में। दरअसल कैश फ्लो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होता है जो हमें ये बताता है कि कैश का फ्लो साल भर में कैसा रहा। तीनों एक्टिविटीज से अलग अलग कैश फ्लो निकालते हैं, जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना हुआ, और साल भर में कितना कैश फ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाता है। नेक्स्ट है 274, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो लगभग ये पिछले से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है प्रोक्योरिंग एक्टिविटी नाम की कोई एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट में अलग से नहीं दिखती है। जो ICAI के द्वारा इशू किया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो अकाउंट्स है वो कॉमन, वो ट्रांसपेरेंट रहे और एक जैसी रहे, कंपेरेबिलिटी रहे उसमें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो गाइड करता है कि 3 एक्टिविटीज़ में बांट के दिखाया जाना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जितनी भी कैश फ्लो की एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो 20 का सही जवाब हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, द रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी विल बी शोन अंडर कैश फ्लो फ्रॉम। अब रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, अगर मशीनरी को बेचा जाए और उससे हमें कैश मिले तो वो कैश फ्लो में कौन सी एक्टिविटीज़ में दिखाया जाएगा? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। देखिए कैश फ्लो में जो तीनों एक्टिविटीज़ बांटी जाती हैं, इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती हैं। मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी वो होती हैं जो मेन बिजनेस होता है किसी फर्म का। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जिनमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व होता है, जिनके माध्यम से कंपनी अपना कैपिटल जुटाती है और कैपिटल के अलावा लोन लेती है। लोन लेना, कैपिटल लेना और इनको वापस देना और इन पे सर्विसिंग करना, जैसे कैपिटल पे डिविडेंड की पेमेंट करना, लोन पे इंटरेस्ट की पेमेंट करना, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी हैं। तीसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटी आती हैं जिसमें कोई संस्था फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करती है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का खरीदना और फिक्स्ड एसेट का खरीदना, इनका बेचना, और अगर ये फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं और इनसे कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो इनकम का जनरेट होना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आज के लिए ये क्वेश्चंस थे। अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।